हरियाणा सरकार बोलती है कि भी 14 चीज़ों को हम MSP रेट पर खरीदते हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और हरियाणा, ये देखो पूरे हिंदुस्तान से किसान आए हैं, ना कि ये पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, ये पूरे हिंदुस्तान की पंचायत है। पिछले 10 साल से जो मोदी का सरकार यहाँ पे सत्ते में है और उन्होंने उससे पहले जो वादा करके आया है उसमें एक चीज भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ MSP के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी है। पूरे हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा का नहीं, वो मौत की तरफ भाग रहा है तेजी से अपनी जमीन को बेचकर। सरकार कोई काम नहीं कर रही। अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो ये बातचीत करती। ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है। लेकिन अगर सारे करते तो फिर इससे बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह और आप देख रहे हैं द वायर। दोस्तों, आज द वायर आपको एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट लाया है रामलीला मैदान से। दोस्तों, आज रामलीला मैदान दिल्ली में भारी मात्रा में किसान आए, उन्होंने अपनी महापंचायत करी और उन्होंने सरकार को ये जताया कि भारत में कृषि और कृषक दोनों ही असंतुष्ट है और साथ साथ मोदी सरकार से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो दोस्तों, अब चलते हैं और खुद उन किसानों की मुजुबानी समझते हैं कि उनकी समस्याएं हैं क्या। मेरा नाम है चामरसा माली पाटिल, कर्नाटक राज्य रैत संघ का ऑनररी प्रेसिडेंट हूँ। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि सब कहते हैं साउथ में मूवमेंट नहीं है, साउथ में किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं बेंगलुरु में भी, साउथ में भी संयुक्त किसान मोर्चा का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी हम आंदोलन कर रहे हैं, कर्ज माफ करने का आंदोलन कर रहे हैं और सूखा के लिए परिहार मांग रहे हैं और MSP को कानून चौकट में लाने के लिए हमारा मांग है। और नया बिजली का जो इंट्रोड्यूस करने का इरादा है मोदी का, उसको हम विरोध कर रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कर्नाटक में भी। तो सर, आप मानते हैं कि जो बीजेपी का हार हुआ वो किसानों का जीत है? डेफिनेटली बीजेपी का हार जो है ना किसानों के जीत है। क्यों बोले तो 10 साल तक मोदी ने इस देश को लूट लिया है और कॉरपोरेट कंपनी को बहुत बड़ा हेल्प किया है। 14 लाख करोड़ लोन ने कॉरपोरेट कंपनी का राइट ऑफ कर दिया है। लेकिन हमारा हालत कैसा है किसान का, किसानों का कर्ज नहीं माफ किया है, सूखा के लिए परिहार भी नहीं दिया है, वो सब पूरा है। और फसल बीमा में जो किसानों ने प्रीमियम भर दिया है, पैसा भर दिया है, उनके लिए परिहार भी नहीं दिया है। ये सब कॉरपोरेट कंपनी को हेल्प करने का योजना है मोदी। मैं तो ये आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हरियाणा का रोल हमेशा ही बढ़ चढ़ कर रहा है। देश की आज़ादी से लेकर जितने 13 महीने जो हमारा संगठन चला, जो बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चला, सब 90% योगदान हरियाणा का ही रहा। जहाँ तक टूल बंद करने का, टूलों को फ्री कराने का, सब हरियाणा का ही योगदान था। आज भी योगदान हरियाणा का उतना ही बढ़ चढ़ के है जितना पहले था। थोड़ा अपनी समस्याओं के बारे में बताइए कि किसानी में क्या क्या समस्या आ रही है इस समय आप लोगों को सोनीपत में, हरियाणा में? आज़ादी के बाद में समस्या कोई समस्या सुलझाई नहीं है। किसान के वादे से सरकार बनती है और सरकार मलाई खाकर चली जाती है 5 साल। किसान की बात कोई सुनवाई नहीं करते, ना इसके ऊपर कोई नीति बनाई जाती। आज किसान का टमाटर, लहसुन इस दिशा में जा रहा है, अब उनको मजबूर हो रहा है, रोड पर बगेलना पड़ रहा है। ये चीज़ें नहीं है। और प्रोडक्शन जो भी है, जितनी लागत उससे ज़्यादा हो जाती है और कीमत कम आती है। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा का नहीं, वो मौत की तरफ भाग रहा है तेजी से अपनी ज़मीन को बेचकर, उस ज़मीन से हटकर मजदूरी की तरफ भाग रहा है। और देश की जो सत्ता में बैठे हमारे प्रधानमंत्री और वित्त आयोग के जो जितने भी शुभ चिंतक हैं, वे किसान की नीति को एक मजाक बना रहे हैं। ये देखो, अब इतने लंबे टाइम तक 2021 से अब तक किसान के बारे में कोई बात नहीं करी गई। जब बात करने के लिए दिल्ली आने की कोशिश की तो दिल्ली का बॉर्डर तो बनाया ही बनाया, हरियाणा का और
पंजाब का बॉर्डर ऐसे बना दिया ऐसे पाकिस्तान का भी बॉर्डर नहीं है। ये जो चीज़ें रखी हैं सरकार की, जो ये मंशा है लड़के को बाप के सामने खड़ा करने का, धर्म से लड़ाने का और विकास को जीरो करना और अडानी के लिए काम करना, ये आज की परिस्थिति किसान को नहीं सेध रही, हर वर्ग को सेध रही है। किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है उसमें, और किसानों की आज ये महासभा आपके सामने है। ये देखो पूरे हिंदुस्तान से किसान आए हैं, ना कि ये पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, ये एक पूरे हिंदुस्तान की पंचायत है। जो जैसा किसान आंदोलन का भी, जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन का इतिहास भी देखेंगे तो 26 नवंबर 2020 में जो आंदोलन शुरू हुआ है, उस दिन जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन, जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जो राष्ट्रीय मंच है, उनका हड़ताल का आह्वान था। उसके साथ में तालमेल करते हुए ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। तब से लेके अब तक देश के मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन के साथ में खड़े थे और अभी भी खड़े हैं, और आगे भी ये आंदोलन किए जो साथ में खड़े रहेंगे। ये जो महापंचायत है, इससे क्या संदेश जा रहा है पूरे देश को, देश के मजदूरों को, देश के किसानों को? देखिए, अभी ये देश चुनाव में जा रहे हैं। अभी जो सरकार भी नहीं है यहाँ पे, जो सरकार है वो एक केयरटेकर सरकार है। यहाँ पे कोई सरकार से कोई मांग करने के लिए नहीं आया है। यहाँ ये सरकार को और जनता को बताने के लिए आया है कि ये पिछले 10 साल से जो मोदी का सरकार यहाँ पे सत्ते में है, और उन्होंने उससे पहले जो वादा करके आया है उसमें एक चीज़ भी नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का जो मांग है या मजदूरों का मांग है, न्यूनतम वेतन का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, ये सारा वही का वही है और ख़राब होते जा रहे हैं। वो तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन ये 10 साल के अंदर में उसको और ख़राब किया है और पूरे देश को कॉरपोरेट का 4-5 कॉरपोरेट घराने के अंदर पूरे देश को हवाले कर दिया। और ये कोरोना के आड़ में जो देश के सबसे बुरा कानून है, जो किसानों के लिए जो काले कानून लेके आया और 4 लेबर कोड भी लेके आया, ये देश में अब तक जो भी बुनियादी अधिकार का थोड़ा बचा था उसको भी ख़त्म करने के लिए 8 घंटा काम और जो न्यूनतम वेतन भी ख़त्म किया, और संगठन बनाने के लिए अधिकार ख़त्म किया, और किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य उसका भी कोई नाम ही नहीं है, और उल्टा कॉरपोरेट को पूरा का लूट करने का खुलासा दे दिया था। के बारे में और क्यों आए हैं आप यहाँ पे? हमारे इलाके के अंदर जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा धान होता है, वहाँ ना गेहूँ होता है, वहाँ कपास होती है और ग्वार होता है, बाजरा होता है, मूंग होता है, चना भी होता है। कितने पे आपको सरकारी रेट कितना पे मिलता है? हमारे जो हरियाणा सरकार बोलती है कि भी 14 चीज़ों को हम MSP रेट पर खरीदते हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और हरियाणा की स्थिति तो पंजाब से भी ज़्यादा किसानों की खराब है। वहाँ एक भी फसल ऐसी नहीं है ना जो ना MSP रेट पर खरीदी जाए। जब फसल किसान की बाजार में आती है उस वक्त ना वो लूट ली जाती है, और जब वो ना किसी के गोदाम में चली जाती है बड़े कारोबार के, तो वहाँ ना उसका रेट चढ़ जाता है। तो हरियाणा के अंदर कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो MSP रेट पर खरीदी जाती हो। आज इस समय मेन जो कॉटन की फसल है, इस समय जो ये रबी की फसल है, उसमें जो नरमा की फसल जिसको हम कॉटन बोलते हैं, वो कह रही है कि सरकार हम MSP रेट पर करते हैं, लेकिन MSP उसका है 6920 रुपये। उसको क्वालिटी के नाम पर उसको 150 रुपये कम घटाकर भी फिर भी किसानों की फसल आज 2.25 पौने दाम पर बिक रही है। वही जो कॉटन की फसल है, नरमे की फसल, वही 4000 से लेके 5000 तक बिक जाती है। लेकिन आज वही बड़े उद्योगपति पूंजीपति में जा रही है। आज उसी का कॉटन का रेट, आज अब किसान की खेती सब उसके घर से निकल गया, तो वही आज 7500 रुपये के पार हो गई है। यानी किसान को MSP के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। यही हमारा इस समय अभी जो आने वाली फसल है सरसों, अब हमारे यहाँ का जो क्षेत्र में सरसों निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन उसी पर वही सरसों की फसल है, उसको 5640 रुपये MSP रेट है, लेकिन आज उसी को अभी तक उसको खरीदने वाला नहीं है। लेकिन जब खरीदारी शुरू करेंगे तब क्या उसको नमी के नाम पर किसान को इतना टॉर्चर किया जाएगा कि एक बार मंडी लेके आता है, फिर लेके जाओ, फिर लेके आता है, सुखाओ। यानी एक किसान एक फसल बेचने के लिए पूरा 1 सप्ताह तक बाजार में रहता है, फिर भी उसके लिए फसल बिकते नहीं। और वही उसके बाद जो गेहूं में लग जाता है किसान, उसका समय नहीं रहता। उसके बाद कहा है कि आपके सरसों की खरीद हम जो हमारा है, हमको जितनी खरीद करनी है वो खरीद कर ली। जो MSP के नाम पर, जीरो के नाम पर खरीद की जाती है। यानी इसी तरह जो
MSP पे खरीद कर रहे हैं ना, उसको जो अब हमारे यहाँ बाजरा की फसल है उसको कहते हैं कि भावांतर है। अब हमारे यहाँ बाजरा का मेन मंडी है, उसको कहा कि आप दूसरे हमारे यहाँ से स्टेशन से 18 किलोमीटर लेके जाओ। अब उस जिस किसान के पास अगर 10 क्विंटल बाजरा है, अगर वहाँ तक वो लेके जाए तो उससे ज़्यादा उसका तो भाड़ा भी लग जाएगा। लेकिन जहाँ जो फसल खरीदनी है वो खरीदी नहीं जाती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ MSP के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी है। और इसी के विपरीत जो आज जैसे कॉटन का बीज आ रहा है उसके ऊपर जो कंपनियों को कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आज कपास की जो क्वालिटी के नाम पर जो उसका पैसा घटाया जा रहा है, ना उसको खरीदा जा रहा है, क्योंकि ये सब कंपनियों को लूट देने की छूट है। दोस्तों, ये तो थी कुछ किसानों की बातें। अब आइए सुनिए किसान नेताओं की बातें कि आखिरकार समस्या क्या है। देखो, मुख्य उद्देश्य जो किसान के इशू हैं, किसान के मुद्दे हैं, किसान की समस्याएं हैं, वही मुद्दे हमारे हैं। वो चाहे बिजली का इशू हो, फसलों के दाम का सवाल हो, MSP गारंटी कानून हो, भूमि अधिग्रहण हो, ये सारे इशू हमारे हैं। जी ठीक है साहब, साथ ही में शंभू बॉर्डर पे जो लोग किसान बैठे हैं इस समय, सरकार ऐसा लग रहा है कि 2 गुट में बांटने की कोशिश कर रही है। पहले से ही लग रही सरकार तो कई गुटों में बांटेगी, अभी और बांटेगी। जी, तो आगे का भविष्य में क्या हम देखेंगे, दोनों गुट साथ में आएंगे, क्या होगा भविष्य? एक तालमेल कमेटी बना रखी है हमने जी, और सबको इकट्ठा आना चाहिए। SKM तो इकट्ठा है, उन लोगों को इकट्ठा आना चाहिए और इस लड़ाई में सब लोग शामिल हो। आखिरी बार टिकैत जी कि आप इस मीटिंग के माध्यम से क्या संदेश भेजना चाहते हैं देश के किसानों को और देश के नागरिकों को? देश के किसानों को ये है कि वो इकट्ठा होकर संघर्ष देश में होंगे। अपनी जमीन जायदाद बचानी है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। जी, और MSP के जो कानून की बात थी, माफ करिएगा एक और सवाल है, लेकिन इसकी क्या हमें लगता है कि MSP का कानून कब तक आ पाएगा? क्या किसान ये सरकार बनाएगी, उसमें हेर फेर करके बनाएगी और फिर देश को, जनता को ये कहेंगे देखो जी हमने किसान की बात मान ली, अब कोई समस्या किसान की नहीं रही। लेकिन MSP गारंटी कानून ही एक समस्या का समाधान नहीं है। देश की समस्या तो ग्रामीण स्तर से लेके और बड़े स्तर तक है। चुड़ैल साहब, पहला सवाल कि जो शंभू बॉर्डर पे इस समय जो हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शंभू बॉर्डर वालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे इकट्ठे हों। हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी, मैं खुद गया था, पंधेर साहब के पास गया था, धन्यवाद ने कमेटी बनाई थी उनके पास गया था, हमने रिक्वेस्ट की है, अभी तक उन्होंने मानी नहीं है। वो प्रयास हमारा जारी रहेगा कि आगे के लिए इकट्ठे होते हैं। चुड़ैल साहब, आपका तो बहुत बड़ा मोर्चा था, अगर शंभू वाले आपसे मिल जाते तो आंदोलन अभी तक हरियाणा नहीं पहुंच जाता आराम से? नहीं, हरियाणा नहीं, दिल्ली पहुंच जाता। तो लेकिन जो अड़चनें बीच में आती है प्रकृति के है, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। आपको लगता है ये जो अलगाव हुआ है इससे सरकार को फायदा मिलेगा कि किसानों को फायदा मिलेगा? जब 2 भाई आपस में फूटते हैं उसका फायदा तो सरकार को दूसरा ही उठाया करता है, ये तो हमेशा ही है, लेकिन हम इकट्ठे करने की कोशिश करें। आखिरी सवाल चौधरी साहब, चाहे अलगाव है लेकिन फिर भी शंभू बॉर्डर की वजह से फिर से एक नई क्रांति आई है किसान आंदोलन में, बिल्कुल इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आई है, उसमें कोई हम उनकी कोई वो नहीं करने का नहीं आई, लेकिन अगर सारे करते तो फिर इससे बहुत बड़ी क्रांति। लेफ्ट यूनियन तो SKM का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो 450 से ज्यादा संगठन है उनमें एक भारी संख्या में डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो लेफ्ट मनोभाव का लोग है ज्यादा ही, तो उसका भूमिका तो बड़ा है। जी, आपने एक स्टेटमेंट किया कि देयर इज नो नॉन पॉलिटिकल SKM। यस, नॉन पॉलिटिकल, यू आर मीडिया इज प्रोपेगेटिंग फॉल्सहुड अगेंस्ट द SKM। जो एक हमारा SKM आंदोलन के बाद 384 दिन आंदोलन के बाद मोदी को जब झुकाया, उसी के बाद हमारे जो 40 नेता आंदोलन चलाया था, वो 40 नेता जो आंदोलन सरकार से मीटिंग करता था रोज, उसमें से 2 लोग SKM छोड़ के चला गया। 38 लोग है, ये SKM पूरा देश का है, और 2 लोग जो है वो चंडीगढ़ में जाके उन्होंने झूठ बोला, उसके SKM में ना सदस्य है, SKM का हक भी नहीं है, मगर SKM नॉन पॉलिटिकल बोल के देश को गुमराह कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है, और सरकार हमसे बात नहीं किया। 9 दिसंबर 2021 में हमको लिख के दिया हमारा 6 बात हमसे बात करेंगे, मगर 3 साल SKM के साथ बात करने का समय नहीं मिला दिल्ली में, और वो चंडीगढ़ चला गया 3 मंत्री। ये प्रमोट करना चाहता है SKM को अंडरमाइन करके एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन को
एसकेएम के खिलाफ प्रमोट करने के लिए इस सरकार की साजिश है। मगर वो चलते हम उसका विरोध नहीं करें, आंदोलन करने का हक उसका है। राजनीतिक दांव पेच है जो सरकार खेल रही है। हाँ, खेला है, तोड़ने की कोशिश किया है और कुछ एक दो लोग को तोड़ा, मगर वो बहुत ही स्प्लिंटर ग्रुप है। और दो ही मेन ऑर्गेनाइजेशन था उस समय आंदोलन में, वो चला गया था। आगे का भविष्य कैसे लग रहा है आपको कि कैसे इसको बदलेंगे, इसको कैसे करेक्ट कर पाएगा इसके? अरे कहना है हमारा तो किसान संगठन का मोर्चा ये आंदोलन लगातार करना है। अभी चुनाव होगा, अभी तो आंदोलन यही लास्ट है, इसलिए हम ये मोर्चा किया। चुनाव के पहले एक वार्निंग सरकार को देना चाहिए, इसलिए ये दिया। मगर चुनाव के बाद ये सरकार ऐसे ही करेंगे तो और ज्यादा मिलिटेंट मूवमेंट में एसकेएम जाएगा। पंजाब के किसानों के ऊपर इस समय पंजाब के किसानों के ऊपर सबसे बड़ी विपदा क्या आ रही है? इस समय गेहूं की कटाई होने वाली है, कई जगह कट भी गया होगा। सबसे बड़ी है कर्जा और नशे की मार सरकार पंजाब के किसानों के ऊपर बहुत बड़ी है, और बेरोजगारी भी है इसके साथ में जुड़ी हुई। तीन बातें बहुत बड़ी हैं, बेरोजगारी और कर्जा और नशा। तीन बातों हमारे पंजाब के किसानों को बहुत दिक्कत दे रही हैं। आखिरी सवाल, आगे का संघर्ष आप कैसे देखते हैं? क्या होगा, क्या स्वरूप होगा वो? क्या वो जैसा आपने कहा कि खुद ही आदमी को संघर्ष करना पड़ेगा कि एसकेएम फिर से कोई नया देखो आगे तो 23 मार्च है, उसका भगत सिंह का दिन मनाने की तैयारी है हमारी, उसका दिन मनाएंगे। उसके बाद में शिक्षा मीटिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, मजदूरों को कैसे साथ लेना है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे एक साथ में जुट कर लड़ाई लड़नी है, और संघर्ष के अंदर क्या क्या मटीरियल लेकर आना है, वो कैसे कैसे शिक्षा, क्या क्या पॉलिसी है सरकार की, नई पॉलिसी कैसे आ रही है, वो कहाँ पर विरोध होगा, विद्या क्या क्या करना है, रोजगार का क्या करना है, उस सारे के विषय के ऊपर हम शिक्षा मीटिंग कराने का फैसला हमने किया। उग्रा साहब, आपके यहाँ के आपके जत्था के सबसे ज़्यादा लोग थे यहाँ पे, महिलाएं भी थीं। लगभग कितने लोग आए हैं आपके जत्थे से यहाँ पे आज? देखिए साथी, हमारी 450 व्हीकल था। 450 व्हीकल में लगभग हमारा अनुमान है अभी तकरीबन 20 से 25-30 हज़ार लोग था हमारा। जी, 20 से 25-30 हज़ार लोग। हाँ जी, तो बहुत ही बड़ा जत्था था आप लोगों का। जी, अगर आप बात करें एक और जत्थे की जो शंभू बॉर्डर पे है इस समय, आपको लगता है कि किसान आंदोलन में जो एक प्रकार का अलगाव हो गया है, पहले एसकेएम एक संस्था थी, एक संघ था, अब उसमें दो हो गए हैं, तो सरकार के क्या दावपेच काम करने लग गए हैं किसानों के अंदर फूट डालने के लिए? देखो, सरकार का काम होता है फूट डालने का, किसी के समझ में आता है, किसी के नहीं आता, तो ये अलग बात है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं भी वो सरकार के पक्ष में जाता है। जब हम हमारे में पाटक पड़ता है, फूट पड़ जाती है, तो वो सरकार के पक्ष में भुगतती है। इसलिए हमें मिनिमम प्रोग्राम के एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। हमें उन साथियों से अपील भी की है और बाद में बात करेंगे कि हमें एक साथ जुड़कर ही लड़ाई लड़नी चाहिए। आप अलग हैं, अलग फ्रंट रख लें, अलग फॉर्म बना लें, कोई बात नहीं, आपका फॉर्म अलग है, पर फिर भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने में क्या माड़ा है। देखो, आज की महापंचायत बहुत बड़ा इकट्ठ है, ये चुनाव के दौरान हुई है। चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने वाला, आज हो जाए कल हो जाए। ये जो 2 साल लगे हैं कानूनों वापस होने के बाद में, जो मांगे रह रही थी, ये मोदी सरकार ने, हम लोग 1 दर्जन प्रोग्राम किए हैं, कान नहीं धरा उनके ऊपर, कभी बातचीत का काल नहीं आया, कभी भी कोई बात मानी नहीं गई। इसलिए ये आंदोलन जो आज का महारैली है, महारैली का मतलब सिर्फ ये है कि मोदी सरकार ने भाई 2 साल में हमने हमारे साथ किया कि 10 साल के कारगुजारी में इसने किस किस का पक्ष पूरा, वो सारी बातें हम लोगों ने आज रैली में रखी हैं और ये लोगों के पास लेकर जाएंगे और मोदी सरकार को ये लोगों के कटहरे के अंदर नंगा करेंगे कि भाई जिस हुकूमत को आप चुनी है आपने, वो आपकी दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है आपकी, आपको कारपोरेट के पक्ष में जाती है वो। इसको अगली बार इसके साथ कैसा बिहेव करना है वो आप फैसला करो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।